हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, एंशियंट हिस्ट्री की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करने वाले थे। तो हम कर रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का एक पार्ट हो चुका था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए थे। अभी हम करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के और जो अन्य क्वेश्चन हैं उनका अगला पार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है। आइए क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लिव बिलीव इन हिंदुइज्म। वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। ऑप्शन ए, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रा, बिलीफ इन मोक्ष, मोक्ष में विश्वास, एपिथेट ऑफ देवनामप्री, देवनामप्री की उपाधि, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल्स, पशु चिकित्सालय खोले। तो बात करें, जो अशोक का नाम मिलता है देवनामप्री, ठीक है। आपके जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें जो उसे देवनामप्री कहा गया है उसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और इसी से उसकी हिंदू धर्म में आस्था होने के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एपिथेट ऑफ देवनामप्री, देवनामप्री की जो उपाधि थी उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उसकी हिंदू धर्म में आस्था थी। वो बौद्ध था फिर भी उसे हिंदू धर्म में आस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। पूछा इनमें से कौन से ऐसे मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन आपका है ए नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 2 एंड 4। तो बात करें कि जो अशोक थे और इनका पौत्र था दशरथ, ये दोनों ऐसे जो है शासक थे, मौर्य शासक, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा? यानी दूसरा और चौथा है तो किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन 2 एंड 4 आर राइट। दशरथ जो था वो भी अशोक की तरह देवनामप्री की उपाधि धारण करता था। ये जो दशरथ है ये अशोक का पौत्र था, ठीक है। यही दोनों ऐसे शासक थे मौर्य साम्राज्य के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, रज्जुकाश्वर रज्जुक थे। एक प्रकार से ये नाम दिया गया था, किसी आपका प्रशासन शासन में कोई अधिकारी होता है या क्या होता है, उनका नाम दिया गया था रज्जुक। तो वही पूछ रहा है कि वो कौन थे। ट्रेडर्स इन द चोल किंगडम, चोल राज्य में व्यापारी। ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य शासन में अधिकारी। फ्यूडल लॉर्ड्स इन द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग। सोल्जर्स इन द शक आर्मी, शक सेना में अधिकारी। तो जो रज्जुक थे वो आपके अशोक के अभिलेखों में रज्जुक का नाम जो मिलता है ये अधिकारी के रूप में थे। जैसे कि आज की स्थिति डीएम की नहीं होती, आपके जिला अधिकारी जो होते हैं जिन्हें राजस्व व न्याय दोनों के क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे और उन्हें रज्जुक कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो रज्जुक होते थे वो मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज सार्थवाह। सार्थवाह किसे कहते थे? ब्रोकर्स, दलालों को। कन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों के काफिले को। मनी लेंडर, महाजनों को। पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले हुआ करते थे उन्हें सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। और इसका जो उल्लेख मिलता है सार्थवाह का, इसका उल्लेख मिलता है आपका अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उनसे सार्थवाह का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शंस आपके हैं अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। तो जैसे कि अभी हमने रज्जुक की तो बात कर ही ली थी, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। बात करें युक्त और प्रादेशिक जो थे, ये भी आपके मौर्य प्रशासन के अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अग्रहारिक नामक कोई भी ऐसा जो है अधिकारी नहीं था।
तो इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रहारित। अब बात करें कि जो इनकी जो पदाधिकारी हैं युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जो जानकारी मिलती है वो अशोक के तीसरे शिलालेख से मिलती है। तीसरे शिलालेख से जानकारी मिलती है। और जैसे कि बात करें युक्त, तो युक्त का कार्य होता था राजस्व वसूली का। प्रादेशिक जो आपका था, प्रादेशिक का कार्य होता था मंडल का प्रधान होता था, ये मंडल प्रधान। और आपका रज्जुक का बता ही दिया मैंने, राजस्व व न्याय दोनों के अधिकार इनके पास हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप? सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शंस आपके हैं बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। बात करेंगे स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और बात करें जो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप है, इसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे कहा जाता है, तो अगर वहाँ पे आपको सांची का स्तूप मिलता है तो आप बिना झिझक किए, बिना देखे आप सांची का स्तूप टिक कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शंस आपके हैं पाली, संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी। तो ब्राह्मी तो पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मी जो है वो लिपि हुआ करती थी। और यहाँ पर भाषा की बात कर रहा है तो आपका पाली, संस्कृत और प्राकृत में ही एक हो सकता है। तो बात करें जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं या उनसे प्राचीनतम जो मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में मिला करते थे। किस भाषा में मिला करते थे? प्राकृत भाषा में। जैसे कि बात करें कि अशोक का जो इतिहास में हमें मिलता है वो अभिलेखों से ही मिलता है जो अशोक के अभिलेख थे। और जो भी उसके अधिकांश अभिलेख थे वो सारे प्राकृत भाषा में हुआ करते थे। और उनकी जो लिपि हुआ करती थी वो ब्राह्मी हुआ करती थी। इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन? मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यानी ब्राह्मी लिपि में, अरामेइक स्क्रिप्ट अरामेइक लिपि में, देवनागरी स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि में और खरोष्ठी स्क्रिप्ट खरोष्ठी लिपि में। तो बात करें जो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में जो शिलालेख मिले हैं उनकी जो लिपि थी वो खरोष्ठी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी लिपि थी। बात करें अधिकांश जो अभिलेख मिले हैं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि अशोक के जितने भी अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में है और उनकी जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मी मिलती है। लेकिन दो ऐसे आपके अभिलेख मिले हैं जो खरोष्ठी लिपि में है और उन दो अभिलेखों के नाम क्या क्या हैं? एक आपका है सहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा। ये दो ऐसे अभिलेख हैं जिनकी लिपि खरोष्ठी है। बाकी जितने भी अभिलेख अशोक के मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है अशोकन इंस्क्रिप्शन वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज ब्यूलर ने, विंसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जितने भी अभिलेख थे उन्हें जो सबसे पहले पढ़ा वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट? अशोक पूर्व ब्राह्मी लिपि कहाँ पाई गई थी? यानी अशोक के शासनकाल से पहले अगर कहीं ब्राह्मी लिपि पाई गई थी तो वो कहाँ पाई गई थी? ऑप्शंस आपके हैं नागार्जुन कोंडा,
अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी और मास्की। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, अनुराधापुर। अशोक के शासन के पूर्व जब भी ब्राह्मी लिपि का जो पता चला है कहीं पर भी, तो वो आपका पता चला है श्रीलंका के अनुराधापुर से। कुछ अन्य स्थान में मिलते हैं, जैसे कि उनके नाम देख लेते हैं। जैसे कि एक नाम आता है टुपरहवा, एक आता है आपका सोहगौरा, एक नाम और मिलता है महास्थान। इन जगहों से भी ब्राह्मी लिपि की प्राप्ति की गई है, यहाँ से भी ब्राह्मी लिपि का ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर आपको जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है अशोकपुर ब्राह्मी लिपि कहाँ पाई गई थी, तो ये पाई गई थी श्रीलंका के अनुराधापुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस आपके हैं कालसी, रुम्मिनदेई, स्पेशल कलिंग एडिक्ट यानी विशिष्ट कलिंग राजादेश और मास्की। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मास्की। ऐसे 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। एक तो आपको बता ही दिया मास्की, उसके अलावा आपका है गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम या उदयगोलम। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनसे अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर इन उत्तराखंड वाज ए कॉपी ऑफ एम्परर अशोक्स रॉक एडिक्ट्स डिस्कवर्ड। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शंस आपके हैं नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और कालसी। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, कालसी। उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी के पास से अशोक के शिलालेख मिले हैं और इसी के कारण जो है कालसी एक ऐतिहासिक स्थल बन जाता है, ऐतिहासिक स्थल बन जाता है। और कालसी आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सैक्रिफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग दैट प्रॉब्ली इंक्लूडेड ए बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि देखिए डबल बार हो गया है कि एक ही बार है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? ऑप्शन आपके हैं शिलालेख 1, शिलालेख 5, शिलालेख 9 और शिलालेख 11। तो बात करें जो पशु बलि के निषेध का उल्लेख है तो ये आपका पहले शिलालेख में भी मिलता है, लेकिन पारंपरिक अवसरों जैसे कि तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा हो गई, तिथि हो गई और दूसरे जो पारंपरिक अवसर हो गए, त्यौहार हो गए, उन पे आपका बैलों, बकरों और सूरों को बधिया न किया जाए और प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा में जो है घोड़े व बैलों को न दागा जाए, ऐसा जो उल्लेख मिलता है वो आपका 5वें शिलालेख से मिलता है। तो इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5वें शिलालेख से ऐसी जानकारी मिलती है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन। कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? मास्की शिलालेख, रुद्रदामन शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जिसका सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। जो कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है वो आपका मिलता है 13वें शिलालेख से, 13वें शिलालेख से मिलता है। वहीं बात करें मास्की से, तो मास्की से अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।